हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। आज हम लोग बात करेंगे एमएसएमई पे। हमारे जो बैंकिंग अवेयरनेस के जो भी सेशंस है, जो भी अभी चल रहा है, उसमें बात करेंगे एमएसएमई पे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा, इसलिए बहुत लेंथी भी नहीं है। तो जो अभी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको इस वीडियो को समझने में हेल्प मिले, कोई चीज़ छूट ना जाए। तो शुरू करते हैं। एमएसएमई क्या है, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एमएसएमई क्या है, उसका उसमें उसके लिमिटेशंस क्या क्या है, आरबीआई क्या क्या गाइडलाइंस है, ये सारे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो एमएसएमई क्या है? एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इसको ये जो छोटे, जो सूक्ष्म, जो छोटे बिजनेसमैन है, जो छोटे स्तर पर शुरू करते हैं, उनको एक अलग कैटेगरी में डिस्क्राइब किया गया। आरबीआई ने इसको रखा। और कोई भी जब बैंक से बात आती है तो हम लोग बात सिर्फ तब करते हैं जब उसको क्रेडिट करने का हो। तो एमएसएमई से रिलेटेड जो भी हम यहाँ बातें करेंगे वो बात करेंगे बैंक क्रेडिट से रिलेटेड, मतलब जो बैंक फाइनेंस प्रदान करती है एमएसएमई को, उससे रिलेटेड बातें करेंगे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चंस इसी से पूछे जाएंगे। तो बैंक का जो एमएसएमई को है वो कहाँ डिफाइन किया गया, तो वो है एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 में इसको डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, और 2007 में इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ, मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया गया हमारे बैंकिंग सेक्टर में। तो इसका जो भी डिटेल्स दी गई है वो कहाँ दी गई है? एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 में। इसको याद रखना है। एमएसएमई को हम लोग डिफाइन जो करते हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं, वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग और सेकेंड इज सर्विस। इसी दोनों सेक्टर को मिला के एमएसएमई को, इसी से हम लोग एमएसएमई को कैटेगराइज करते हैं कि हमें कितना क्रेडिट करना है, कितना लेंडिंग करना है। इससे हम लोग इसी दो चीजों से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो है, किसके लिए फाइनेंस करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग में किस चीज के लिए फाइनेंस करती है बैंक? तो वो हो गया, यहां लिख लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का जो भी इसमें फाइनेंस होगा, जो भी इसमें लगेगा, उसके लिए बैंक फाइनेंस करेगी। और सर्विस सेक्टर में किसके लिए करते हैं? तो सर्विस सेक्टर में करते हैं इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट। जो भी इक्विपमेंट रिलेटेड हो सर्विस सेक्टर से, उसका हम लोग इन्वेस्टमेंट जो करेंगे वही सर्विस सेक्टर में आएगा। तो ये दो चीजों के लिए बन के हमें एमएसएमई बनाया गया और एक लिमिट बताया गया कि कितने लिमिट तक एमएसएमई को कैटेगराइज किया जाएगा। आरबीआई ने डिफाइन किया कि एक अमाउंट है, इसको फिक्स किया कि भैया इतने अमाउंट तक अगर आप फाइनेंस करते हैं तो एमएसएमई कैटेगरी में आएगा। और ये प्रायोरिटी सेक्टर में भी आता है। तो जो हमने पिछला सेशन लिया था उसमें प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में डिटेल से बात की थी। तो अगर आपको प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में जानना है तो उस वीडियो को जाके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जब ये कैटेगराइज होता है तो अब इसको कैटेगराइज किया गया, इसको बताया गया कि कितने अमाउंट तक अगर कोई आएगा तो वो आएगा माइक्रो में, स्मॉल में एंड मीडियम में। कौन सा इंडस्ट्री है, कौन सा इंटरप्राइजेस, कैसे कैटेगराइज करेंगे कि वो स्मॉल में, माइक्रो में आए, स्मॉल में आए, मीडियम में आए। तो हम लोग इसको करते हैं, सबसे पहले देखते हैं माइक्रो। ठीक है,
जब नॉर्मल हम लोग बात करेंगे तो बात करेंगे कि अप टू 25 लैक्स कोई भी इंटरप्राइजेस आएगा, अगर फाइनेंस की बात करें अप टू 25 लैक्स तो वो माइक्रो इंटरप्राइजेस में आएगा। बट डिटेल जानने के लिए एग्जाम के व्यू से हम लोग इसको दो भागों में बांटते हैं। जब देखा अभी तो पहला हो गया मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा हो गया सर्विस। तो ये अमाउंट कैटेगराइज अलग अलग अमाउंट होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर 25 लैक्स बिलो 20 अप टू 25 लैक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर बिलो 25 लैक्स अप टू 25 लैक्स तक फाइनेंस करेगी बैंक, तो वो किस में कैटेगराइज होगा? माइक्रो एंटरप्राइज में कैटेगराइज होगा। अगर सर्विस सेक्टर के लिए हम लोग फाइनेंस कर रहे हैं तो वो है अप टू 10 लैक्स। तो माइक्रो एंटरप्राइज के लिए मैक्सिमम कितना हो गया? 25 लैक्स। लेकिन अगर फाइनेंस होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, प्लांट एंड मशीनरी के लिए अगर हम फाइनेंस कर रही है कोई बैंक, तो वो किस में कैटेगराइज करेंगे? माइक्रो एंटरप्राइज में कैटेगराइज करेंगे। और अगर सर्विस सेक्टर में कोई भी लोन फाइनेंस हो रही है, बैंक कर रही है, तो वो अप टू 10 लैक्स तक अगर हो रहा है वो, तो वो किस में आएगा? माइक्रो एंटरप्राइजेस में कैटेगराइज होगा। एंड सेकेंड वन इज स्मॉल, लघु, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, स्मॉल एंटरप्राइजेस। इसको देखते हैं, सेम इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। चलिए अब देखते हैं कितना है। तो ये है 25 लैक्स टू 5 करोड़। सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर फाइनेंस होगा कोई बैंक द्वारा किया जाएगा 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक, उसको हम लोग किस में कैटेगराइज करेंगे? स्मॉल एंटरप्राइजेस में। और सर्विस में कितना होगा? 10 लाख टू 2 करोड़। 10 लाख टू 2 करोड़, ये सर्विस सेक्टर में है। तो देखिए ये कैटेगरी, ये मतलब डिफरेंशिएट करने का तरीका है, ये बताया गया है आरबीआई द्वारा कि इतने का अगर फाइनेंस होता है तो किस किस चीज में कैटेगराइज करेंगे। थर्ड वन देखते हैं, मीडियम एंटरप्राइजेस, कितने तक का अमाउंट अगर हम लोग फाइनेंस होता है, बैंक फाइनेंस करती है, तो वो मीडियम एंटरप्राइजेस में कैटेगराइज होगा। वो देखते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में है 5 करोड़ टू 10 करोड़। मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे तो 5 करोड़ टू 10 करोड़ अगर बैंक फाइनेंस करेगी तो वो मीडियम एंटरप्राइज में कैटेगराइज करेंगे उस फाइनेंस को। और अगर सर्विस सेक्टर में जाते हैं हम लोग, सर्विस सेक्टर में जाएंगे तो 2 करोड़ से, ये लिमिट है 2 करोड़ टू 5 करोड़। तो देखिए अगर मैक्सिमम लिमिट कितना हो गया? 10 करोड़। क्वेश्चन पूछा था 10 करोड़ मैक्सिमम लिमिट हो गया एमएसएमई में, कि उससे ऊपर अगर कोई भी फाइनेंस होगा वो एमएसएमई में कैटेगराइज नहीं होगा। उससे नीचे अगर कोई फाइनेंस कर रहे हैं हम लोग और वो फुलफिल करता है कि हम लोग प्लांट एंड मशीनरी के लिए फाइनेंस हो रहा है, या सर्विस सेक्टर में जाते हैं तो इक्विपमेंट्स के लिए फाइनेंस हो रहा है, तो वो एमएसएमई में आएगा। ये कैटेगराइजेशन था जून 2020 से पहले तक। अभी कहीं एग्जाम्स में इसको ही पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखिए। 1 जून 2020 में इसमें बहुत बड़ा चेंजेस आया है एमएसएमई में। पहले हम लोग कैसे कैटेगराइज करते थे? मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस के हिसाब से, सर्विस सेक्टर के हिसाब से इसको हम लोग कैटेगराइज करते थे। ये अमाउंट हम लोग उसको फिक्स किया गया, इसके अनुसार कैटेगराइज होता था। बट 1 जून 2020 में इसमें चेंजेस किया गया। गवर्नमेंट ने बोला कि अब कैटेगराइज करने का तरीका दूसरा होगा। तो किस पे बेस होगा? लिख लेते हैं हम लोग, 1 जून 2020 को ये चेंजेस हुआ है। तो जो अब कैटेगराइज होगा वो डिपेंड किस पे करेगा? इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग फाइनेंस पे इसको चेंज नहीं करेंगे, अब करेंगे इन्वेस्टमेंट। जो टोटल कैपिटल होगा, फर्स्ट ये हुआ टोटल कैपिटल, और सेकंड इज टोटल टर्नओवर। मतलब कि उस इंटरप्राइजेस का टोटल टर्नओवर कितना है, पहला इन्वेस्टमेंट कितना है और उसका टोटल टर्नओवर कितना है, उसके अनुसार डिसाइड होगा कि वो
किस में आता है, किस कैटेगरी में आता है, माइक्रो में आएगा, स्मॉल में आएगा या मीडियम एंटरप्राइजेस में आएगा। ठीक है, वो भी नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं माइक्रो में अब क्या क्या लिमिट चेंज हुआ है। तो कैपिटल होगा, कैपिटल मतलब टोटल कैपिटल, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट जो कितना होगा वो होगा 1 करोड़। 1 करोड़ टोटल कैपिटल होना चाहिए, तब वो माइक्रो इंटरप्राइजेस में कैटेगराइज होगा। और टोटल टर्नओवर कितना होना चाहिए, 5 करोड़। टोटल ईयरली टर्नओवर जो होगा वो 5 करोड़ होना चाहिए मैक्सिमम, तब हम लोग उसको कैटेगराइज करेंगे माइक्रो इंटरप्राइजेस में। सेकेंड वन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी चेंज हुआ है तो नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है कि इससे पूछे क्वेश्चंस। पिछले वाला भी याद रखना है और इसको तो याद करना ही करना है। तो स्मॉल के लिए टोटल कैपिटल जो होगा वो होगा 10 करोड़। और टोटल टर्नओवर मतलब जो उसका टोटल, उसका जो प्रॉफिट है, जो भी है सालाना जो उसका व्यापार है, उसको हम लोग टोटल टर्नओवर बोलते हैं, वो होगा 50 करोड़। ठीक है, स्मॉल के लिए टोटल कैपिटल कितना होगा 10 करोड़ और टोटल टर्नओवर कितना हो गया तो 50 करोड़। लास्ट इज मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए टोटल कैपिटल जो हुआ वो हो गया 50 करोड़ CR एंड टोटल टर्नओवर कितना 250 करोड़। तो जो मैक्सिमम अब 250 करोड़ हो गया है टोटल टर्नओवर अगर होता है तो वो MSME में कैटेगराइज होगा। ये चेंजेस हुआ है कब, 1 जून 2020 को। बहुत बड़ा चेंजेस है, इसको आप लोग नोट कीजिए, याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चंस जरूर रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि कमर्शियल बैंक्स को RBI ने कुछ टारगेट्स दिए हुए हैं कि आपको लेंडिंग करना है। हम लोग बात कर रहे हैं बैंक की, जब भी बात होगी MSME से रिलेटेड, तो कब कैसे बात होगी कि वो फाइनेंस कितना करना है, उसको लोन क्या दे रहा है बैंक को हम लोग, तो उसके लिए एक टारगेट फिक्स किया गया है। ठीक है, RBI द्वारा सालाना कि आपको इतना MSME कैटेगरी में आपको फाइनेंस करना ही करना है। ठीक है, वो देखते हैं वो कितना है। तो जो टोटल टारगेट है वो 7.5% ऑफ ANBC। हमने पिछले क्लास में जो प्रायोरिटी सेक्टर पढ़ रहे थे तो हमने ANBC डिस्कस किया था। यहां भी देख लेते हैं, ANBC का फुल फॉर्म होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, ये फुल फॉर्म हुआ ANBC का। तो 7.5% ऑफ टोटल ANBC का जो हम लोग जान ले, नॉर्मल भाषा में जान ले कि वो जो टोटल लोन करती है बैंक का टोटल क्रेडिट, जितना भी उसने ओवरऑल जो भी लोन किया है, मान लीजिए 100 रुपए लोन किया है अगर किसी बैंक ने, तो उसका 7.5 रुपए जो उसका है वो आपको MSME सेक्टर के लिए लोन करना ही करना है। जब लोग, और ये प्रायोरिटी सेक्टर में आता है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज और रिकॉल कर लेंगे, प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट कितना है, तो प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट है 40%। तो 40% में से 7.5% MSME का टारगेट है, आपको इतना लोन करना ही करना है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया कि MSME का कैसे कैटेगराइज किया जाए, कितना अमाउंट है, कितने अमाउंट तक वो कैटेगराइज MSME में आता है। कोई भी फाइनेंस करेंगे अगर हम लोग बैंकिंग द्वारा, तो ओल्ड वाला कैटेगराइजेशन का भी तरीका हमने देख लिया और न्यू वाला भी देख लिया। जो चेंजेस हुआ है वो हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर्स टास्क फोर्स बना था, प्राइम मिनिस्टर्स टास्क फोर्स ऑन MSME। इसका निर्माण किया गया था ये देखने के लिए, ये बताने के लिए क्या MSME सेक्टर्स में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, उसको और अच्छा बनाने के लिए उसमें क्या क्या चीजें हम चेंज कर सकते हैं। इसके चेयरमैन थे, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। कभी इसमें चेंजेस भी हुआ है। TKA नायर इसके चेयरमैन थे, इसको हम लोग नायर कमेटी बोलते हैं। और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ठीक है,
प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन एमएसएमई के ये चेयरमैन थे। इनका रिकमेंडेशन हुआ, इन्होंने एडवाइस किया कि जितने भी बैंक्स हैं उनको कुछ टारगेट्स दिए जाए, जो टारगेट एक लोन का है उसके अलावा भी कुछ टारगेट्स दिए जाए, ताकि ये एमएसएमई सेक्टर और अच्छे से ग्रो कर सके और अच्छे से इस पे काम हो सके और बैंकिंग सेक्टर इस पे ज्यादा फोकस कर सके। तो फर्स्ट क्या था वो एडवाइस में जो हमने देखे, वो फर्स्ट क्या था, 20% ऑफ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन एमएसएमई फिनेंस। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि हर साल जितना भी आप पिछले साल एमएसएमई के लिए क्रेडिट करते हैं, एमएसएमई को लोन दे रहे हैं, उसमें अगले साल 20% का ग्रोथ होना ही चाहिए। ये बैंक के लिए टारगेट फिक्स किया गया। जो नया जो टीके नायर कमेटी जो बना था उसके रिकमेंडेशन में ये चीजें थी कि आपने पिछले साल जो भी लोन किया आपने टारगेट अचीव किया, लेकिन अगले साल आपको उसमें 20% ग्रोथ दिखाना है। ये नहीं कि उतना ही करके रह जाना है, मिनिमम तो आपको टारगेट करना ही करना है। साथ ही साथ अगले साल जो हम करेंगे उसमें 20% ग्रोथ भी दिखना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं 60% ऑफ टोटल लैंडिंग इन करस्पॉन्डेंस क्वार्टर इन लास्ट ईयर। इसका क्या मतलब है, इसको मैं समझा देता हूं, लिखना तो बहुत बड़ा हो जाएगा। कि पर क्वार्टर के अनुसार, जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तिमाही जिसको हम लोग बोलते हैं। पर क्वार्टर जो आपने लास्ट जो क्वार्टर में जितना बिजनेस किया उसका 60% टोटल लैंडिंग का 60% लैंडिंग आपको इस साल करना है। ये चीजें भी इसमें डाली गई। लास्ट ईयर मान लीजिए कि अप्रैल वाले क्वार्टर में, जून अप्रैल मई जून जो क्वार्टर होता है उसमें हमने जो पिछले साल जो भी लोन किया उसका 60% ग्रोथ आपको दिखाना है इस साल। ये 2 चीजें दिखाई गई। और उसका नेक्स्ट क्या था कि 10% ग्रोथ इन एमएसएमई अकाउंट्स, 10% ग्रोथ एमएसएमई अकाउंट्स में होना चाहिए। मतलब एमएसएमई जो भी रिलेटेड इंटरप्राइज के खाते होते हैं उसका आपको हर साल 10% ग्रोथ होना ही चाहिए। कि आपको पिछले साल के अनुसार, पिछले साल के जो अनुसार है उसका 10% ज्यादा खाता इस साल खोलना ही खोलना है। किससे? तो एमएसए से। ये 3 इसमें रिकमेंडेशन हुआ। टारगेट तो है ही 7.5% सालाना टारगेट आपको देना ही देना है। चलिए, ये तीनों चीज समझ गए आप लोग कि 20% ईयर ऑन ग्रोथ होना ही चाहिए, हर साल 20% ग्रोथ होना चाहिए। लास्ट क्वार्टर में आपने जितना भी लैंडिंग किया था एमएसएमई को, इस साल सेम क्वार्टर में 60% लैंडिंग जरूरी होना चाहिए। कम से कम 60% तो आपको करना ही करना है। ये नहीं कि पिछले साल हमने 100 करोड़ कर दिए, इस साल उस क्वार्टर में कुछ नहीं किया, तो कम से कम आपको 60 करोड़ तो करना ही करना है। और थर्ड क्या था कि 10% ग्रोथ इन एमएसएमई अकाउंट्स, मतलब एमएसएमई से रिलेटेड जो खाते हैं उसका हर साल 10% ग्रोथ होना ही चाहिए। कि पिछले साल से 10% ज्यादा हम लोग खाते खोले। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक एमएसएमई स्पेशलाइज्ड ब्रांच होना ही चाहिए। 1 एमएसएमई स्पेशलाइज्ड ब्रांच इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ये रूल बोला गया कि भैया आपको हर बैंक को, जो भी कमर्शियल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको हर डिस्ट्रिक्ट में एक एमएसएमई स्पेशलाइज्ड ब्रांच खोलना है, जिसमें कि एमएसएमई फाइनेंस या क्रेडिट से रिलेटेड सारे वर्क होंगे, उसमें स्पेशलाइज्ड उसी पे फोकस रहेगा। ठीक है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में खोलना है। इसमें एक चीज और ऐड किया गया कि मान लीजिए किसी बैंक के पास कोई ऐसा ब्रांच है जिसका 60% मोर देन 60% ऑफ क्रेडिट, मतलब उन्होंने जितना भी लोन दिया है उसका 60 या 60% से ज्यादा लोन एमएसएमई कैटेगरी में किया गया है, एमएसएमई कैटेगरी में किया गया है, तो
उस ब्रांच को, कोई नया ब्रांच आपको खोलने की जरूरत नहीं है, उसी ब्रांच को आप स्पेशलाइज्ड ब्रांच में कैटेगरी में कर सकते हैं, स्पेशलाइज्ड ब्रांच कैटेगरी में कर सकते हैं। ठीक है, दो चीजें थी कि अगर आपके पास हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच होना ही चाहिए हर कमर्शियल बैंक का जो एमएसएमई पे फोकस हो। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा ब्रांच है जिसके टोटल क्रेडिट का 60% या उससे ज्यादा एमएसएमई सेक्टर में पहले से ही लोन किया हुआ है, तो आप उसी ब्रांच को स्पेशलाइज्ड ब्रांच में कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। आपको नया ब्रांच खोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज हो गई, ये एमएसएमई में ये चीज थी। अब बढ़ते हैं आगे कि इसमें छूट दिया गया है कुछ चीजों के लिए, इसमें एमएसएमई सेक्टर में छूट दिया गया है, वो इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग जान लेते हैं। पहला छूट क्या है, कोलैटरल पे। कोलैटरल, अच्छा कोलैटरल किसको बोलते हैं हम लोग? कोलैटरल होता है सिक्योरिटी बोलते हैं, कोई ऐसा प्रॉपर्टी या एसेट्स जो हम लोग लोन लेने के बदले बैंक के पास देते हैं उसको कोलैटरल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कोई भी ऐसा, नॉर्मल में सिक्योरिटी बोल सकते हैं, एमएसएमई इसको कोलैटरल बोलते हैं, तो उसको कोलैटरल बोलते हैं। तो कोलैटरल के मामले में 10 लाख तक अगर कोई भी लोन है तो ये कोलैटरल फ्री होता है। एमएसएमई के केस में कोलैटरल फ्री। अगर कोई फाइनेंस एमएसएमई कैटेगरी में कैटेगराइज्ड हो रहा है और वो 10 लाख तक है, अप टू 10 लाख, तो उसमें कोलैटरल देने की कोई जरूरत नहीं है। ये छूट मिला हुआ है बैंकों को, उसमें कोलैटरल देने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे क्या है, इसी में एक चीज और है कि विथ गुड ट्रैक रिकॉर्ड। मान लीजिए किसी भी आदमी का या कंपनी का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है उस बैंक में, पहले से वो अच्छा, उसके पास अच्छा फाइनेंस रहता है, जो भी लोन लिया सही समय पे चुकाया है, और एप्रोप्रिएट अधिकारी ऑफिसर जो लोन से रिलेटेड एप्रोप्रिएट अधिकारी के परमिशन के बाद ये जो कोलैटरल फ्री लिमिट है इसको 25 लाख कर सकते हैं। ये बैंक्स के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। अगर उस कस्टमर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है और जो उनके जो अधिकारी हैं, जो इस रिलेटेड अधिकारी हैं, एप्रोप्रिएट अधिकारी, उनके परमिशन के अनुसार 25 लाख तक आप इसको परमिशन दे सकते हैं कि वो कोलैटरल फ्री हो। इसमें कंडीशन अप्लाई है, इसमें ये फ्री है कि 10 लाख तक आपको देना ही नहीं देना है। ठीक है, अच्छा लास्ट, अब जो ये चीजें आप समझ में आ गई, लास्ट हम लोग इसमें देखते हैं कि लोन इसमें दो तरह से होते हैं। पहला होता है वर्किंग कैपिटल और दूसरा होता है टर्म लोन। जो हम लोग फाइनेंस करते हैं वो दो तरह से करते हैं। पहला होता है वर्किंग कैपिटल और सेकेंड वन इज टर्म लोन। ठीक है, ये दो तरह के। अब इसमें अंतर क्या है? वर्किंग कैपिटल जस्ट लाइक एडवांस दिया था, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। एडवांस आपको एक लिमिट दे दिया जाता है, मान लीजिए 5 करोड़ का एक लिमिट दे दिया गया, आप उसको जरूरत के अनुसार उसमें से पैसे निकाल सकते हैं या फिर उसमें जमा कर सकते हैं। जब तक निकालेंगे आपको इंटरेस्ट लगेगा, उसमें जमा कर देंगे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसको बोलते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल। मतलब आपको एक कैपिटल दिया गया, आप उसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास जरूरत है तो आप उसमें से पैसे निकाल लीजिए, नहीं जरूरत है वो पैसे बैंक के पास जमा रहेंगे, लेकिन आपके पास उतना अमाउंट का लोन अवेलेबल रहेगा, जब भी आप चाहें उसको निकाल सकते हैं। सेकंड इज टर्म लोन, जो नॉर्मल लोन होता है कि हमने एक बार एक लोन दे दिया, अब उसको आपको रिपेमेंट करना है, एक ईएमआई फिक्स कर दिया। इसमें क्या है कि आपने जरूरत के हिसाब से नहीं ले सकते, आपने एक बार ले लिया तो वो पूरा पैसा आपके पास आ गया, अब आपको सिर्फ चुकता करना है और टोटल इंटरेस्ट जो लगता है वो टोटल लोन अमाउंट पे लगता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो एमएसएमई में इतना ही था, ये सब सारी चीजें थी। आप इसको अच्छे से रिकॉल कीजिए, आपने नोट्स बना ही रहे होंगे। तो इसको अगर समझने में कोई भी कठिनाई हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हम आगे भी ऐसे सेशंस लेके आते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में,
कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।